मैं इस वीडियो में युग्म विकल्पी आवृत्ति यानी कि एलील फ्रीक्वेंसी की अवधारणा को खोजने का प्रयास करना चाहती हूँ। याद दिला दूं कि युग्म विकल्पी किसी जीन का एक प्रकार होता है। आपको एक जीन का प्रकार अपनी माँ से मिलता है और एक अन्य प्रकार अपने पिता से। इसलिए जब हम युग्म विकल्पी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम उस विशेष प्रकार की बात कर रहे होते हैं जो आपको आपकी माँ या पिता से प्राप्त हुआ है। हमने इसे पहले देखा है, लेकिन अब हम इसे और अधिक गहराई से समझेंगे। इसे समझने के लिए हम एक आंख उदाहरण से शुरुआत करेंगे। हम आंखों के रंग के बारे में सोचेंगे। ये एक बहुत ही सरल नमूना होगा, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास एक जनसंख्या है जिसमें केवल आंखों के रंग के दो प्रकार के जीन हैं। सबसे पहले मान ले कि एक आंखों का रंग जीन मौजूद है। मान ले कि इसके दो प्रकार हैं। एक प्रकार आंखों के रंग के लिए एक युग्म विकल्पी, हम इसे संक्षेप में कैपिटल बी से दर्शाएंगे। मान ले कि ये भूरे रंग की आंखों के लिए युग्म विकल्पी है। ये अन्य युग्म विकल्पी पर प्रभावी होगा। अब दूसरा युग्म विकल्पी हम मान लेते हैं कि ये नीले रंग की आंखों के लिए है और इसे हम स्मॉल बी से दर्शाएंगे। तो ये नीली आंखों का युग्म विकल्पी है और इसे हम अप्रभावी मानेंगे। एक बार फिर ये पुनरावलोकन है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक बड़ा बी यानी कि कैपिटल बी युग्म विकल्पी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा युग्म विकल्पी क्या है, क्योंकि वो या तो एक और बड़ा बी होगा या एक छोटा बी। तो व्यक्ति की आंखों का रंग भूरा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति का जीनी प्ररूप कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो उसकी आंखें भूरे रंग की होंगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास दोनों ही स्मॉल बी है, तो ही उसकी आंखें नीली होंगी। ये सब सुनिश्चित रूप से पुनरावलोकन है। हमने इसे पहले ही देखा है। अब आइए युग्म विकल्पी आवृत्ति के बारे में सोचते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही कृत्रिम रूप से छोटी जनसंख्या बनाऊंगी। मान ले कि हमारी जनसंख्या में केवल दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति एक और व्यक्ति दो। और मान लें कि हम उनके डीएनए को देखकर उनके जीनी प्रारूप को निर्धारित कर सकते हैं। व्यक्ति एक के पास एक बड़ा भी युग्म विकल्पी और एक छोटा भी युग्म विकल्पी है, जबकि व्यक्ति दो के पास दो छोटे भी युग्म विकल्पी हैं। अब चूंकि हम इस कृत्रिम रूप से छोटी जनसंख्या के जीनी प्रारूप को जानते हैं, हम युग्म विकल्पी आवृत्तियों के बारे में सोच सकते हैं। अब भूरे रंग के युग्म विकल्पी यानी कि कैपिटल बी की इस जनसंख्या में आवृत्ति कितनी होगी? मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इस वीडियो को रोकें और स्वयं इस पर विचार करें। मुझे लगता है कि आपने इस पर विचार कर लिया होगा और हो सकता है कि आप ये कहने के लिए प्रेरित हों, ऐसा लगता है कि दो में से एक व्यक्ति के पास ये है, शायद ये 50% है। लेकिन ये युग्म विकल्पी आवृत्तियों के बारे में सही सोचने का तरीका नहीं है। युग्म विकल्पी आवृत्तियों में आपको थोड़ा और गहराई से जाना होगा और व्यक्तिगत युग्म विकल्पी को देखना होगा। जब आप इसे इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप कहेंगे, ठीक है, इस जनसंख्या में कुल चार युग्म विकल्पी हैं, या चार प्रकार हैं, या वास्तव में चार गुणसूत्र हैं जो इस जीन को वहन कर रहे हैं। इनमें से एक युग्म विकल्पी कैपिटल बी है और हम कह सकते हैं कि ये 0.25 या 25% होगा। एक बार फिर 25% जीन जो आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार है, उनके पास कैपिटल बी युग्म विकल्पी है, यानी भूरे रंग के आंखों वाला युग्म विकल्पी है। अब हम वही प्रक्रिया छोटे बी युग्म विकल्पी के लिए दोहराते हैं। प्रश्न ये है कि इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत जीन छोटे बी यानी कि नीली आंखों के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। खैर, बहुत ही समान विचार प्रक्रिया। इस जनसंख्या में चार जीन हैं जो आंखों के रंग को निर्धारित कर रहे हैं। इनमें से एक, दो, तीन जीन छोटे बी युग्म विकल्पी हैं, तो ये 0.75 या 75% हुआ। तो 75% जीन छोटे बी युग्म विकल्पी यानी कि नीली आंखों के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि 25% भूरे रंग के युग्म विकल्पी हैं। मैं वास्तव में इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये दृश्य प्रारूप आवृत्ति से कैसे भिन्न है। यदि मैं आपसे इस जनसंख्या में भूरे रंग के आंखों वालों लोगों की प्रतिशतता पूछूं, तो अब हम दृश्य प्रारूप की बात कर रहे होंगे। इस जनसंख्या में दो लोग हैं,
उनमें से एक व्यक्ति की आंखें भूरे रंग की हैं, तो ये 50% होगा। इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं कि नीली आंखों वाले लोगों का प्रतिशत कितना है, तो वो भी आधा या 50% होगा। ये व्यक्ति दो में से एक है और उसकी आंखें नीली हैं। लेकिन युग्म विकल्पी आवृत्ति में हम अधिक गहराई में जाते हैं। हम जीनी प्ररूप को देखते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 4 जीन में से एक जीन बड़ा भी युग्म विकल्पी है। तो 25% जीन जनसंख्या भूरे रंग के युग्म विकल्पी के लिए कोड करता है, जबकि 75% जीन नीले रंग के युग्म विकल्पी के लिए कोड करता है। इसे अच्छी तरह से समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जब हम इसे आत्मसात कर लेते हैं, तब हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत के विचार हमारे लिए अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा संकेत देना चाहूंगी। हम इसे एक पारंपरिक रूप में निरूपित कर सकते हैं, जो आमतौर पर P और Q का उपयोग करता है। तो P का उपयोग प्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है। Q का उपयोग अप्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ क्या सत्य है? P प्लस Q किसके बराबर होगा? मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। तो ये किसके बराबर होगा? जब हमने शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि इस जनसंख्या में केवल दो संभावित युग्म विकल्पी हैं। ये एक धारणा थी कि जो हमने मान ली थी। हमने ये मान लिया था कि इस विशेष लक्षण के लिए इस जीन में केवल दो युग्म विकल्पी मौजूद हैं। अब प्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति और अप्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति, इन दोनों को जोड़ने पर कुल 100% होनी चाहिए। यही हम यहाँ देख रहे हैं। 1/4 प्लस 3/4 देगा 1 या 100%, और 25% और 75% भी 100% के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि P प्लस क्यू 100% है, या फिर P प्लस क्यू 1 है। अब अगले वीडियो में हम इस सरल से विचार से शुरू करेंगे और इसे हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत के लिए अधिक समृद्ध और दिलचस्प विचार तक ले जाएंगे।